नमस्कार, टॉक विद पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गंभीर सिंह। छत्तीसगढ़ में मरवाही में चुनावी बिगुल बज गया है। उपचुनाव है। मरवाही की जमीन पर बीजेपी भी दावा ठोक रही है। जोगी कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि पारिवारिक रूप से स्नेह उन्हें लगातार मिलता रहा है और कांग्रेस तो वहां पर सौगातों की बारिश कर दे रही है। इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस में प्रत्याशी चयन सबसे बड़ा विषय है। ऐसा माना जा रहा है कि जोगी कांग्रेस से अमित जोगी प्रत्याशी होंगे, लेकिन जो जातिगत वाला मसला है उस पर यह मसला फिर से कहीं ना कहीं उलझा हुआ नजर आता है। वो देखना दिलचस्प होगा। उन सब के बीच जब हम कांग्रेस की ओर जाते हैं, कांग्रेस में भी दावेदारों की एक लंबी फौज है, लेकिन बीजेपी यहां भी दावेदार कई सारे हैं। समीरा पैकरा हैं, अर्चना पोर्ते हैं, लेकिन उन सबसे अलग एक बड़ा नाम उभर कर जब सामने आता है दावेदारी में, वो है डॉक्टर गंभीर सिंह। डॉक्टर गंभीर सिंह पेशे से डॉक्टर हैं, लगातार मरवाही को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आज टॉक विद पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। गंभीर जी, चुनावी बिगुल बज गया, 1 महीना तैयारी का है। लगता है चर्चाओं में सबसे ज्यादा इस वक्त आप दावेदारी में आगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आपके कांधे के सहारे अपने को उपस्थिति को वहां पर मजबूत तरीके से दर्शा पाएगी। क्या मास्टर प्लान है? लगता है कि आप वहां पर इस बार जो किला जिसे खुद जोगी कांग्रेस, जिसे कांग्रेस सब भेदना चाहती है, वहां आप मजबूती के साथ उतरेंगे? निश्चित रूप से हमारी जो तैयारी है एक दिन की नहीं है, काफ़ी, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, पूरा परिवार वहीं पर रहता है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल तैयारी की कोई ज़रूरत है। हम तो हमेशा से ही तैयार हैं। रही बात की टिकट की, संगठन जिसको भी मतलब ये जवाबदारी दी गई, हम बिल्कुल तन मन धन से लगेंगे वहाँ पर। और दूसरों ने क्या तैयारी की हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो किला जो है वो फतह करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो अमित जोगी भी पढ़े लिखे हैं, वकालत भी की है उन्होंने, उनके पिताश्री भी लगातार काफ़ी पढ़े लिखे चर्चित नाम रहे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। आप बीजेपी की ओर से दावेदार माने जा रहे हैं, कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही चेहरा उतारेगी। इशू कौन से होंगे? क्योंकि आप चिकित्सीय पेशे के अलावा लगातार लोगों से भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं। लगातार कहा जाता है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आप लगातार तत्पर रहते हैं। तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो मरवाही के चुनावी समीकरण में आपकी गोटी को पूरा फिट रखेगी? जहाँ तक सवाल है, मैं जैसे पहले अभी आपने कहा कि जब से मैं मेडिकल पेशे में आया, हमारा जो एरिया है वो स्वास्थ्यगत नीति कारणों से, चाहे वो भले सरकार किसी की रही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर हम ये कहें कि भाई आदिवासी बहुल एरिया है, वहाँ की जो जनजातीय सभ्यता जो है उसमें कई बार स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएँ हैं वो फिट नहीं बैठती। ऐसे स्थिति में मैंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश किया। तमाम सारे जगह जाके गांव-गांव मैंने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। लोगों को ये सिखाया कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं, खाना कैसे हैं उनको, और उसका पूरा डोज कैसे लेना है। तो जब लोगों के बीच में रह के मैंने काम करना शुरू किया, लोगों को न सिर्फ विश्वास हुआ कि भाई एलोपैथी में भी विश्वास किया जा सकता है। पहले वहाँ के लोग ज़्यादातर झाड़ फूंक पे विश्वास करते थे और उसका नतीजा ये होता था कि वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी। आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन उस स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से मैं लोगों का विश्वास जीता हूँ वहाँ पर। पहला ये। दूसरा, क्योंकि मेरे बाबूजी बहुत बड़े समाज सेवी थे वहाँ पर, और अभी आपने पर्यावरण की बात की, अगर कभी हमारे गांव में जाने का आपको मौका मिले तो देखिए, अभी भी गांव छोटा सा है, लेकिन जंगल का पूरा संरक्षण गांव वालों ने किया हुआ है। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। जब लोगों के बीच में जाते हैं, प्रकृति की बात करते हैं और वहाँ पर लोगों के बीच में जाके ये सारी बातों को जब सामने रखते हैं, तो अनायास ही लोगों को लगता है कि हमारे बीच का कोई आदमी हमारे साथ में रहने आ गया है, और वो हर तरह की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, वहाँ की ज़मीनी जो सच्चाई है उसके बारे में बात करता है। ऐसे समय में वो इतना करीब आते हैं मेरे पास में और अपनी सारी बातों को कहते हैं। सहज भाव से मैं उनकी सारी पीड़ा को समझता हूँ और दुख को दूर करने का प्रयास करता हूँ। और ये जो चीज़ है आज, उन लोगों के आशीर्वाद और उन लोगों के आदेश की वजह से ही मैं, अगर मेरा नाम वहाँ पर अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है, तो मैं वहाँ के न सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बल्कि वहाँ की जनता के लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नाम वो लोग आगे करके ये बात कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है मेरी। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है, अभी आपने कहा कि भाई जितने भी लोग रहे हैं सारे एजुकेटेड रहे हैं, चाहे वो अजीत जोगी जी रहे हों, चाहे भंवर सिंह पोर्ते जी रहे हों। तो ऐसे में वहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो पढ़ा लिखा चेहरा ढूंढती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में निश्चित रूप से मैं एक विकल्प हो सकता हूँ। कोरोना काल है, कोरोना काल में प्रचार के तौर तरीके बदल जाएंगे,
डोर टू डोर जरूर कोशिश होगी, लेकिन माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो रैलियां होंगी वर्चुअल रैलियां की जाएंगी थोड़ा सा। लेकिन 2-3 चुनौतियां जो आपके लिए वहां पर दिखती हैं, लगातार जोगी परिवार का दबदबा रहा है, स्वर्गीय अजीत जोगी अब नहीं रहे, लेकिन सहानुभूति की एक लहर की बात लगातार होती है। तो आपको लगता है कि जोगी परिवार के वर्चस्व को जिस तरीके से उनके लिए एक सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा, उस बीच में आप कैसे जगह बनाएंगे यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब तक श्री अजीत जोगी जी जब तक थे, उनका एक अपना जनाधार था। हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल वो रहता है, और वहाँ पर अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं देखूँ तो मेरा अपना काम का आकलन होगा, वहाँ पर मेरे परिवार ने क्या किया है इसका आकलन होगा। मेरे बाबूजी को अक्सर लोग वहाँ पर पर्यावरणविद के वजह से याद करते हैं, एक अच्छे समाज सेवी की वजह से याद करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत प्रमुखता से एक बात बता दूँ, उन्होंने जो भी राजनीति की है, पहले व्यक्ति हैं जो पूरे जिंदगी भर निर्विवाद कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तमाम सारे पोस्ट में रहे हैं। इसका भी फायदा हमको मिलेगा वहाँ पर। दूसरे जो लोग हैं इतने साल तक वहाँ पर सत्ता में रहे, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से रहे हों, चाहे वो जेसीसी के माध्यम से रहे हों, उनके कार्यों का आकलन किया जाएगा वहाँ पर, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। और आज अगर हमारे एरिया को 74-75 साल हो गया आज़ादी को, अगर पिछड़ापन कह रहे हैं तो ये जिम्मेदारी उनको लेना होगा। ऐसी दशा में निश्चित रूप से वहाँ के जो लोग हैं एक नए चेहरे की तलाश में हैं, और वो उसको समझते हैं वहाँ के लोग, और इसका फायदा हमारे पार्टी को मिलेगी। उसी नए चेहरे की तलाश तो कांग्रेस भी कर रही है, लगातार घोषणाएं कर रही है, नगर पंचायत को नगर पालिका बना रही है, राजभवन से भी टकराव हो रहा है, जिले में तमाम चीज़ों के लिए लगातार मंत्री दौरे पर हैं, तमाम उनके कांग्रेस के बड़े लीडर्स दौरे पर हैं। कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय है, सरकार में है, उस लिहाज से लगता है कि संख्या बल से इस वक्त बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पुराने के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं मानी जाती। उस लिहाज से अगर देखा जाए, कांग्रेस सरकार में है, एक प्रचंड बहुमत के साथ में है, जिस तरीके से आप लोग केंद्र में हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती सरकार और उसकी व्यवस्था भी आपके सामने में रहेगी? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ खास चीज़ है। मरवाही की अपनी अलग समस्याएं हैं। अगर अभी हम पिछले 2 साल से देखें वहाँ पर, तो 2 साल में कांग्रेस की कोई वहाँ पर शासन नहीं रही है, लेकिन तमाम सारे मंत्री और अधिकारी जिस ढंग से वहाँ पर सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और आज से तो निश्चित रूप से तारीख आ गई है और आचार संहिता जैसी लग जाएगी, तो उसका कुछ नहीं होना है। इसको पब्लिक जानती है। अगर करना था तो पिछले 2 साल से कर दिए होते तो संभवतः वहाँ के लोगों को फायदा हो जाता, और हम लोग धन्यवाद भी देते, उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 2 साल के इस शासनकाल में जिस ढंग से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाके वहाँ पर अपनी घोषणाएं की हैं, वो पब्लिक समझती है। बहुत समझदार है हमारे मरवाही की जनता, और इसमें चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। फाइट ट्रायंगल होगा कि 2 पार्टियों के बीच होगा? आप क्या मानते हैं, आपका फाइट, अगर आप फाइट में उतरेंगे तो फाइट कांग्रेस से होगा या जोगी कांग्रेस से होगा? नहीं, हम अपने आप मैं ऐसा समझता हूं, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें तो मेरा मुकाबला सिर्फ मुझसे है। मैं तो कहीं पर भी ना तो किसी को पाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुकाबला स्वयं से है, और हम बहुत वहां पर एक चीज़ होती है, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे, और ऐसी मैं आशा करता हूँ। 5 लाइनें अगर मानी जाए कि 5 ऐसे बिंदु जो मरवाही के लिए आपने सोच रखे हो कि मैं आया तो ये 5 बिंदु तो कर ही छोड़ूंगा, मरवाही की जनता इसलिए मुझे आशीर्वाद देगी। पहला तो सबसे निश्चित रूप से वहाँ पर जो बेरोजगारी है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रत्येक परिवार से एक आदमी को उसका खुद का ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, नौकरी नहीं है वहाँ पर तो एक जो व्यवस्था कुछ करना चाहिए, उसको स्वावलंबन की व्यवस्था होनी चाहिए पहली। दूसरी, वहाँ पर वो जो एरिया है वो किसानों की एरिया है, तो किसान के बारे में बात होनी चाहिए, हरित क्रांति होनी चाहिए, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव-गांव में वहाँ पर ड्राई एरिया है, वो सारी चीज़ नहीं हो रही हैं। और चौथी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारे जंगल की सुरक्षा होनी चाहिए। हर तरफ ना सिर्फ जंगल हो, जंगल अगर होगा तो आदिवासी समुदाय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। और इन सब के अतिरिक्त जो लास्ट में जो मेरे पेशे से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वहाँ पर सभी जगह अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। इन सब पे मेरी कार्य योजना बनी हुई है, उसमें मैं काम करूँगा। मरवाही चुनाव तय करेगा तीनों पार्टियों में से कौन किसके उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन उन सब के बीच सवाल यह है कि मरवाही चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और बीजेपी की है, उससे यह मसला त्रिकोणीय जरूर है। फाइट त्रिकोणीय होगा, और यकीन मानिए मरवाही चुनाव इस दंगल का सबसे बड़ा उपचुनाव छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबके सामने होगा। अभिषेक झा, पंजाब केसरी, छत्तीसगढ़, रायपुर।